नमस्ते एवरीवन। आज देखेंगे अपन उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं, इनमें भी फर्स्ट देखेंगे अपन ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण। जंतुओं में ग्लाइकोजन एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जंतुओं के अंदर संचित जो भोजन होगा वो ग्लाइकोजन होता है और पादप के अंदर संचित भोजन स्टार्च होता है। तो जंतुओं के अंदर जो ग्लाइकोजन होगा एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज बनता है और जब ग्लूकोज टूटेगा तो उससे एनर्जी मिलती है कि एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन होगा तो उससे 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण की सेल्स में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती जाती है। सेल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा लेकिन लगातार ग्लाइकोजन ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करता रहता है। सेकंड देखेंगे अपन उपापचय क्रियाओं में पित्तक का विखंडन। कोरक खंडों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पित्तक का विखंडन होता है। पित्तक पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। कोरक खंडों, क्योंकि कोरक खंड को ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए तभी लगातार वो विभाजन दर्शाएंगे। तो इसके लिए उनको जो ऊर्जा और पोषण वो पित्तक द्वारा प्रदान होगा, इसलिए पित्तक का विखंडन होता रहता है। अगला देखेंगे अपन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति होगी और आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए का अनुलेखन होता है कि डीएनए से ही एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। यानी डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन या स्थानांतरण कहलाता है। अपन प्रोटीन संश्लेषण। इस प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। जीन भी इसी समय सक्रिय होते हैं तथा आवश्यक पदार्थ पित्तक से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोटीन संश्लेषण की जो दर होगी वह बढ़ जाती है, कि उनको लगातार प्रोटीन मिलेगी तभी तो वह विभाजनशीलता दर्शाएगी। इसके बाद अपन देखेंगे अगला टॉपिक मल्टी सेलुलरिटी या बहुकोशिकीयता। बहुकोशिकीयता या मल्टी सेलुलरिटी जब नर व मादा युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनता है। नर युग्मक व मादा युग्मक निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनता है तो इसमें विदलन के फलस्वरूप अब इसमें क्या होगा, विदलन होगा। अनेक कोरखंडों का निर्माण होगा विदलन होने से, और इसे ही अपन इस प्रोसेस को ही बहुकोशिकीयता कहते हैं, कि बहुत सारे कोरखंडों का बनना बहुकोशिकीयता कहते हैं। इस दौरान यदि एक कोरखंड ठोस गेंद के समान संरचना बनाते हैं तो उसे अपन मोरुला कहेंगे, ठोस गेंद समान संरचना बनेगी। और बाद में एक कोकली गेंद समान संरचना बनती है जिसे अपन ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला अवस्था आएगी, और इस गेस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं।
अगला टॉपिक होगा संरचनात्मक कोशिका गतियां। जब प्रारंभिक भ्रूण में कोरक धीरे धीरे विशिष्ट स्थानों की ओर गमन दर्शाते हैं, विशिष्ट स्थानों की ओर गमन दर्शाते हैं, तो इसे संरचनात्मक कोशिका गतियां कहते हैं। ये निम्न हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन कोशिका अभिगमन। कोशिका अभिगमन, जब गैस्ट्रुला भवन प्रारंभ हो जाता है तो भ्रूण के कोरकखंड अपने अपने निर्धारित स्थानों से विशिष्ट स्थानों की ओर गमन करके व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि युग्मनज बनेगा। युग्मनज कब बनेगा? जब नरयुग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है। इस युग्मनज में विदलन की क्रिया होगी और विदलन से अनेक कोरकखंड बनेंगे और कोरकखंडों से सब मोरुलावस्था आएगी, मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला। इन अवस्थाओं का निर्माण होगा। तो इनमें जो गैस्ट्रुला भवन प्रारंभ होता है तो उस दौरान भ्रूण के जो कोरकखंड होंगे वह अपने अपने निर्धारित स्थानों की ओर, निर्धारित स्थानों से विशिष्ट स्थानों की ओर गमन करते हैं और गमन करते हुए उस स्थान पर, उन विशिष्ट स्थानों पर ही क्या होंगे? व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे कोशिका अभिगमन कहते हैं। और जब ये सेल्स एक परत के रूप में व्यवस्थित होती हैं तो एकल परत का निर्माण होता है, और जब दो परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं तो दो परतों का निर्माण होता है, और जब समूह के रूप में व्यवस्थित होती हैं तो कोशिका पुंज यानी सेल मास का निर्माण होता है। यानी कि सिंगल परत होगी तो एकल परत बनेगी, सिंगल लेयर के रूप में व्यवस्थित होगी तो, अगर डबल लेयर के रूप में व्यवस्थित होगी तो द्विपरत बनेगी। लेकिन बहुत सारी परतें एक साथ व्यवस्थित हो जाएगी तो क्या बना लेगी? सेल मास यानी कोशिका पुंज का निर्माण होगा। अगला देखते हैं अपन टॉपिक कोशिका या सेल थिनिंग। जब कोशिका अभिगमन करके नए स्थानों पर चली जाती हैं और व्यवस्थित होकर एक चपटी परत का निर्माण करती हैं तो इसे सेल थिनिंग कहते हैं। यानी निर्धारित स्थानों पर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद एक क्या बना लेगी? चपटी लेयर बना लेगी, तो इसे ही सेल थिनिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला होगा सेल थिकनिंग। जब सेल्स अभिगमन करके नए स्थानों पर चली जाती हैं और एक समूह के रूप में व्यवस्थित होकर मोटे स्तर का निर्माण करती हैं, मोटे स्तर का निर्माण करती हैं तो इसे सेल थिकनिंग कहते हैं। हमारे शरीर में ये दोनों ही प्रक्रियाएं विभिन्न अंगों का निर्माण करने में काम आती हैं। अगला देखेंगे अपन फोल्डिंग वलन। जब भ्रूण की कोशिकाओं में नए स्थानों पर पहुंचने की गति आ जाती है तो ये नए स्थानों पर पहुंचकर उबार या गर्तनुमा संरचना बनाते हैं। इसे वलन या फोल्डिंग कहते हैं। यानी कि नए स्थानों पर पहुंचेंगे और नए स्थानों पर पहुंचकर उबार या गर्तनुमा संरचना बनाते हैं, उसे फोल्डिंग या वलन कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की वाहिकाओं का निर्माण इसी प्रक्रिया से
होता है, यानी कि जो वाहिकाएं होगी उन वाहिकाओं का निर्माण फोल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो इसी के साथ अपन ने क्लीवेज यानी कि विभेदन यूनिट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान अपन बुक फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। बुक फर्स्ट में फर्स्ट यूनिट को देखेंगे अपन ने अभी तक बुक सेकंड की 3 यूनिट को कंप्लीट कर लिया, बुक थर्ड की 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए अपन ने। अब अपन बुक फर्स्ट की 3 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।